नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के मतदान से पहले बीजेपी ने एक बार फिर से समान नागरिक संहिता का राग छेड़ दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीडिया हाउस को दिए एक इंटरव्यू में कहा है कि सही समय आने पर समान नागरिक संहिता पर चर्चा होगी। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रदेश में हो रहे चुनाव के मतदान से पहले समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठा दिया था। मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि बीजेपी की उत्तराखंड में सरकार बनने पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। समझा जा रहा है कि हिजाब मामले में कर्नाटक से उठे विवाद के बहाने बीजेपी अब समान नागरिक संहिता के अपने एजेंडे पर आगे बढ़ने की तैयारी कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव से पहले अपने सारे एजेंडे लागू करने की तैयारी में है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने आखिरी चरण के मतदान से पहले समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाकर पूर्वांचल में जाति के समीकरणों को तोड़ने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री योगी ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में कहा है कि सही समय आने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा की जाएगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब आवश्यकता पड़ेगी, भारत सरकार सक्षम है, उसको अपने स्तर पर उस पर समीक्षा करेगी, कार्रवाई करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है, हम भारत के संविधान के प्रति, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा प्रदत्त संविधान के प्रति पूरा सम्मान का भाव रखें और भारत की व्यवस्था को संविधान के अनुरूप चलाएं। इसको शरीयत से चलाने या किसी व्यक्तिगत कानून से चलाने का हम लोग प्रयास न करें। उत्तराखंड चुनाव में भी बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर को ठंडा करने के लिए समान नागरिक संहिता का मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनने पर समान नागरिक संहिता को लागू किया जाएगा। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वे किसी भी धर्म पर विश्वास रखते हों, होगा। धामी के इस बयान से कुछ सियासी दलों को मुस्लिम सांप्रदायिकता को भी भड़काने का मौका मिल गया। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तुरंत इसे लेकर भड़काऊ बयान दे डाला। पहले तो ये समझना चाहिए मुख्यमंत्री को कि यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कॉमन हो, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आप कह रहे हैं, बाबा साहिब ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि MIM पार्टी का मानना यह है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के माने क्या है कि लॉ कमीशन ने खुद कह दिया कि देश में इस सिविल कोड की जरूरत नहीं है। और इन सवालों का जवाब दें, भाई आपकी जमीन खिसक रही है तो आपको अचानक याद आता है। दरअसल इसे मुस्लिम वोट बांटने की बीजेपी की रणनीति के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि दोनों सांप्रदायिकताएं एक दूसरे को मोटा करती है। लिहाजा सर्वधर्म समभाव, भाईचारे और अमन की बात करने वाले राजनीतिक दल हाशिए पर चले जाते हैं। बीजेपी की कोशिश ये है कि समाजवादी पार्टी को एक मुश्त मुस्लिम वोट न हासिल हो सके तो दूसरी तरफ हिंदुओं को एकजुट किया जा सके। इसी लिहाज से यूपी में पहले चरण के प्रचार से पहले ही कानून व्यवस्था के बहाने बीजेपी माफिया के नाम पर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान का नाम बार बार लेकर हिंदू ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है। याद करिए, आज से कुछ वर्ष पहले एक माफिया यही मऊ के अंदर कैसे राम भक्तों को और हिंदुओं को रौंद रहा था, हिंदू बस्तियों पे गोली चला रहा था, कार की बोनट पर बैठ करके असला लहरा रहा था, और उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार कीड़े की तरह रेंग रही थी। और आज आप देख रहे होंगे, आज सरकार दमदार तरीके से जनता की सेवा कर रही है और माफिया कीड़े की तरह रेंगता हुआ दिखाई देता है। पूरे उत्तर प्रदेश में 3 बड़े नाम थे। एक बड़ा नाम था आजम खान का, छाया नहीं था, बड़ा दबदबा था
हटाया नहीं था। अब बताओ आजम खान कहां है? जोर से बोलो कहां है? दूसरा नाम था अतीक अहमद का। अतीक अहमद कहां है? जोर से बोलो कहां है? और तीसरा नाम था मुख्तार अंसारी का, कहां है? मुख्यमंत्री योगी के समान नागरिक संहिता से जुड़े इस बयान को बीजेपी की आखिरी चरण के 54 सीटों पर होने वाले मतदान में हिंदू ध्रुवीकरण की कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। पिछली बार बीजेपी ने अति पिछड़ी जातियों की पार्टियों और नेताओं को जोड़कर पूर्वांचल में खासी सफलता पाई थी, लेकिन इस बार बीजेपी के पिछड़ी जाति के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। हालांकि बीजेपी ने कई छोटी जातियों की पार्टियों को एनडीए में शामिल किया है, जिनमें अपना दल और निषाद पार्टी भी शामिल हैं। लेकिन समझा जा रहा है कि बीजेपी को जाति समीकरण में पिछड़ने का डर सता रहा है, लिहाजा वो एक बार फिर हिंदुत्व के मुद्दे को जमकर उठाने की कोशिश में है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी मिर्जापुर में हिंदू ध्रुवीकरण के लिए यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के अभियान ऑपरेशन गंगा को मां गंगा से जोड़कर पेश किया। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम हजारों बच्चों को यूक्रेन से सुरक्षित ला चुके हैं। जिस अभियान के साथ मां गंगा का नाम जुड़ा है, मुझे विश्वास है वो अभियान सफल होके ही रहेगा। लेकिन इस मुद्दे को बीजेपी की दूर की रणनीति भी समझा जा रहा है। राम मंदिर, 3 तलाक और धारा 370 का एजेंडा पूरा होने पर बीजेपी को 2024 के आम चुनाव में राजनीति के लिए एक बड़े मुद्दे की जरूरत है। लिहाजा समान नागरिक संहिता के मुद्दे को गरमाना शुरू कर दिया गया है। कर्नाटक के हिजाब विवाद को भी इसी तैयारी के तहत देखा जा रहा है। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने यूपी के उन्नाव में वोट डालने के बाद कून बनाकर पूरे देश में हिजाब बैन करने की मांग उठा दी थी। इलेक्शन में हिजाब का मामला विपक्ष लेके आ गया। ये तो कानून बना था कर्नाटक में, अब प्रत्युत्तर में लोगों ने उसे चलाया है। हम लोगों को बोलना पड़ा, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनना चाहिए। साक्षी महाराज के इस बयान से यूपी चुनाव में हिजाब की एंट्री कराने की कोशिश की गई। इसके साथ ही मुस्लिम मतदाताओं के वोट बैंक को छितराने के लिए एआईएमआईएम ने भी इस मुद्दे को जमकर उछाला। अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। समझा जाता है कि जहां बीजेपी कमजोर पड़ती है, वहां ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोटों को बांटने के लिए चुनाव में जरूर उतरती है। लेकिन हिजाब और फिर समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दों से देश की एकता, अखंडता, सर्वधर्म संभाव और भाईचारा भी कमजोर पड़ता है। लेकिन सबको साथ लेकर चलने वाले लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी कमजोरी है, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना जरूरी है। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। तो जाहिर तौर पे 7वें चरण का चुनाव होना है और ऐसे में हर एंगल से कहीं ना कहीं राजनीति करने की कोशिश की जा रही है और एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करने की भी कोशिश यहां पर की जा रही है। इससे पहले हमने चुनाव में देखा आसिफ बनाम 20 का मुद्दा उठा और हिंदू मुस्लिम करने के लिए जाहिर तौर पर हिजाब का मुद्दा तूल दिया गया, लेकिन क्या इसका असर पड़ा और क्या 7वें चरण के चुनाव के मद्देनजर ही इन तमाम मुद्दों को एक बार फिर से उछाला जा रहा है और क्या इसकी एक वजह यह भी है कि समान नागरिक संहिता की बात एक बार फिर से की जा रही है। इस पर हम चर्चा लगातार जारी रखेंगे क्योंकि हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। उनसे आपका एक बार परिचय करा देते हैं। रमन मलिक जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी के। रफत फातिमा जी हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है कांग्रेस से यूपी की। विनय कुमार सिंह जी हमारे साथ है, लीडर है सपा के। शैलेंद्र दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ है, सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के। आप सभी का बहुत स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मीडिया हाउस
हाउस को इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सही समय आने पर समान नागरिक संहिता पर चर्चा होगी। ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है 80 बनाम 20, उसके बाद हिजाब का मुद्दा, मुजफ्फरनगर दंगों का मुद्दा, और अब ये समान नागरिक संहिता की बात करना। क्या एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की जा रही है 7वें चरण के चुनाव से पहले? नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा जो संविधान रचित थी, जिसको राजेंद्र बाबू ने राष्ट्रपति होते हुए, जवाहरलाल नेहरू जी ने, सबने आगे करा था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वालों ने। उसमें अनुच्छेद 44 ये कहता है, उसमें कोई टेम्परेरी नहीं है लफ्ज, उसमें कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ ये कहता है कि भारत की जितनी भी स्टेट है उसके अंदर यूनिवर्सल सिविल कोड होना चाहिए। ऐसा अगर आप चाहें तो मेरे जितने भी मित्र यहाँ पैनल बैठे हैं उसको धारा 44 को पढ़ लें। क्यों नहीं लगाई गई, क्या है, उसके ऊपर हम बिल्कुल चर्चा कर सकते हैं। मेरे को लगता है चाहे वो धामी साहब हो या योगी जी, दोनों ने बड़े एक खुले विचार से इस विषय को रखा है कि जो चीज आज तक 1951-52 में जब हमारी संविधान लागू हुआ तो तब से अभी तक नहीं है। और इसके ऊपर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कुछ अपनी टिप्पणियां रखी थी, और भी अनेक कोर्ट हैं जिन्होंने अपनी टिप्पणियां रखी। तो कहीं ना कहीं इस देश के नागरिक जो हैं वो सारे बराबर हैं, चाहे वो धर्म के भी अनुसरण करते हो, वो सब बराबर सबका अधिकार बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि ये बोला जाए लाल किले की प्राचीर से एक वर्ग विशेष का अधिकार ज्यादा है। तो जातियां भी खत्म कर दीजिए, जो टैक्स दे रहे हैं उनका भी जातियां भी खत्म कर दीजिए ना सर। हानि कर धर्मों को, सभी धर्मों को बराबर रखने की आप बात करें, सबसे पहले तो जातियों का ये जो कुप्रथा चलती हुई आ रही है उसको खत्म कर दीजिए। जातियां कहीं भी नहीं है। देखिए, जाति एक व्यक्तिगत विषय है। संविधान कौन सी जाति बोलता है? संविधान तो ये बोलता है कि जिनको पीछे रहने दिया किसी भी विषय से, उनको 10 साल में लगभग इसको बराबर करना था। वो खुद की सरकारें नहीं कर पाई। वर्तमान में उस पर काम बड़ी तीव्र गति से हो रहा है, और मेरे को लगता है कि सारों के अधिकार तो हैं, और सारों को समानांतर एक एजुकेशन देना, एक नौकरियों के लिए ये बहुत जल्दी आ जाएगा सामने। तो उसके बाद अपने आप बहुत सारी हो जाएंगी। लेकिन नहीं, इसकी रूपरेखा क्या होगी सर? बार बार ये समान नागरिक संहिता की बात की जा रही है। मैं और गेस्ट के पास जाऊं उससे पहले मैं थोड़ा क्लियर करना चाहती हूँ, इसकी क्या रूपरेखा होगी, किस तरह से ये समान नागरिक संहिता होगी, क्या रूपरेखा होगी, कैसे ये दिखाई देगा, क्या कुछ इसमें खास होगा? सर ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दीजिए। देखिए, ये तो पुष्कर धामी जी ने भी बोला है, अलग अलग समय पे बड़े नेताओं ने भी बोला है कि जब भी बात होगी तो ये सारे शिक्षाविद हैं, कानूनविद हैं, सब बैठेंगे, उसको देखेंगे कैसे बनना चाहिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर बोलना चाहता हूँ कि जो धारा 44 की एक आत्मा है, और अगर उस आत्मा को सिंपल लफ्जों में पढ़ा जाए, मेरे पास कहीं पढ़े, कोई बात नहीं, हमारे साथ एडवोकेट है, उनसे पूछ लेंगे, कोई बात नहीं, बताइए। तो उसमें बहुत स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस द टेरिटरी ऑफ इंडिया। एक लाइन का वो है, आर्टिकल एक लाइन का है। ठीक है, उसमें इफ एंड बट है ही नहीं। ठीक है सर, मैं आपके पास फिर लौटूंगी। ठीक है रफत जी, मैं आती हूँ सर। अपना बात खत्म करूं जी, रखिए जल्दी से के लिए। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं कि इस माँ भारती के जितने भी बच्चे हैं, चाहे कोई भी हो, जो इस धरती पे जन्म लिया है, उसको समान अधिकार मिलने चाहिए और सम्मान मिलना चाहिए। और जिस तरह से आधी आबादी हमारी है, 8 मार्च भी आ रहा है, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उसको जिस तरीके से उत्पीड़ित रखा गया, उसको पीछे धकेलने की कोशिश करी, वो समय आ गया है कि आज वो ये बोले कि मैं आपसे परमिशन नहीं मांग रही हूँ, मैं अपना अधिकार ले रही हूँ। ठीक है,
ठीक है मैं लौटती हूँ सर और भी गेस्ट मेरे साथ हैं, मैं उनका रुख करूंगी। रफत जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या अभी तक समान अधिकार लोगों के पास नहीं था, पहली बात। दूसरी बात, जिस बात का जिक्र अभी रमन जी ने किया, उनका कहना है कि ये जो पूरा मसला जो उठाया है, एक कमेटी बैठेगी, इस पे विचार करेगी। सवाल मेरा आपसे ये है कि जब कमेटी को ही बैठना है और उसके ऊपर विचार करना है, तो ये चुनावों से एंड पहले क्यों इस मसले को उठाया गया? उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश में 7वें चरण का चुनाव है, और उससे पहले जब इस मसले पर बात की जाती है तो इसके क्या मैं मायने निकालूं, क्या इसका मतलब है? रफत जी। नहीं, नेहा दी, अभी सबसे पहले आपकी हमें लाइन बहुत अच्छी लगी, एक नया राग अलाप दिया गया। तो ये एक तरीके से ध्रुवीकरण का एक नया राग अलाप दिया गया है कि जनता अपने मूल मुद्दों से, सारे मुद्दे पलायन कर गए हैं, इन्हीं मुद्दों को गौड़ कर दिया। कहीं ना कहीं ये 80-20 और जैसे अभी आप ही ने कहा पाकिस्तान और कभी दंगों का खौफ, इस तरीके की जब आप सार्वजनिक मंचों से इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं छह चरण तक इनके बयान, वीरों ने बड़े बड़े बयान दिए हैं, लेकिन कोई इनके बयान काम नहीं है। 6 चरण निकल चुके हैं, अब 7वें चरण में फिर से एक नया शोषा। तो पेशे वक्त वेला, अब इनसे पूछिए ड्राफ्ट कैसे, कहाँ है, कैसा तैयार हुआ है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए क्या कैसे कोर्ट ने ऑर्डर करा, ऑप्शनल है या फिर सभी के लिए लागू होता है, या फिर हमारा देश संविधान से चलता है, अनेकता में एकता हम मानते हैं और इसी का जश्न मनाते हैं देश में। तो ड्राफ्ट कहाँ है, कैसे लागू होगा, क्या है, इनको कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सिर्फ शोषा छोड़ते हैं। इनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है ना, कोई राइटिंग में कोई इनके पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स है। और जब होगा, जब भी होगा तो एक हेल्दी डिस्कशन होगा। उसके लिए बड़े बड़े जो है जितने भी हमारे स्कॉलर्स हैं और हमारे जो है बहुत बड़े बड़े जो है यहाँ पर हमारे वकील साहब बैठे हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत सारे लोग बैठ के कमेटी बनेगी और उस पर चर्चा होगी। लेकिन एंड चुनाव के टाइम जब अभी आप देखिए, आज जो है अभी का जो रिपोर्ट आई है अगस्त 2021 के फरवरी में, रोजगारी के सबसे ज्यादा जो चरम सीमा पर इस महीने हुआ है 8.1% बेरोजगारी दर। तो बेरोजगारी पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे, ये निकाय पे बात नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐसे मुद्दे लाएंगे। ठीक है विनय जी, क्या हिजाब का मुद्दा, क्या इससे पहले जो और तमाम मुद्दे, मुजफ्फरनगर दंगा मुद्दा या फिर इससे पहले 80 बनाम 20 का मुद्दा, ये तमाम जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं शांत हो गए थे, इसलिए एक बार फिर से इस मुद्दे को तूल देने की कोशिश की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की करारी हार है, ये बुरी तरह से हार रहे हैं। तो सोच रहे हैं कि 7वें चरण में कहीं न कहीं थोड़ा सा वोटों का ध्रुवीकरण कर लिया जाए, उसका लाभ मिल जाए। लेकिन ये उसका लाभ मिलने वाला नहीं है, जनता आज परेशान है। आज आप बात कर रहे हैं, आज आप इस समय जब चुनाव 7वें चरण पे है तो आप समान आचार संहिता की बात कर रहे हैं। अभी तक आप कहाँ थे? अभी तक आपने कोई बात की समान आचार संहिता की? जब आज चुनाव में आप बुरी तरह से हारने के कगार पे हैं, तो आप जो है कह रहे हैं कि हम समान आचार संहिता लागू। पुष्कर सिंह धामी जी ने कह दिया और आपने मान लिया। ये कुछ नहीं है, ये हार रहे। योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरखपुर में अपनी 8 सीटें हार रहे हैं। योगी जी संघर्ष कर रहे हैं आज की तारीख में। ठीक है, इतनी बुरी हार रमन जी भी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। ये बीजेपी वाला रुपया है, इसी क्या बात करते हैं? ठीक है विनय जी, ठीक है, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन। ठीक सर, मैं आती हूँ आपके पास। रमन जी मैं आऊंगी। शैलेंद्र जी से सवाल है मेरा। कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं लागू करा है, ना कोई ऐसा ड्राफ्ट बना है। लॉ कमीशन ने जरूर सर्वे कराया था, उसके विचार अपने रखे थे, लेकिन उसको भी लागू नहीं करा गया। इसलिए इन्होंने कहा कि आपकी कमी आनी अच्छी लगती है, जब डिबेट करते तो थोड़ा नॉलेज हम तो उसी का जिक्र कर रहे हैं ना, क्या ड्राफ्ट है, क्या रूपरेखा है। इनके प्रधानमंत्री जी और सारे लोग कौन रहे हैं, बात कर रहे हैं। मैं तो ये बोल रहा हूँ जो लिखा हुआ है उसी को लागू करने की अगर बात होती है। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी बोला था, तो ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या बोला? एक सेकंड रुक जाइए रमन जी, रुक जाइए सर। हमारे साथ प्रदीप जी एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, सुन लेते हैं, उनसे भी सुन लेते हैं। ठीक है प्रदीप जी बताइए क्या कहा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, और इसका क्या कोई रूपरेखा अभी तक निकल के सामने आई है? क्यों इसकी जरूरत पड़ी? प्रदीप जी ये केवल जिन्ना मिन्ना टिन्ना ये सब जो है चुनाव के हताशा है, हार की हताशा है जो आज इनकी दिख रही है। ये गोरखपुर में आप सारी सीटें आ रहे, बांसगांव हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जो है पिपराइच जीत रहे हैं, सिद्धार्थ सारी सीटें, बस्ती की सारी सीटें जीत रहे हैं। 10 तारीख को पता चल जाएगा ना विनय? अरे 10 तारीख नहीं, आपको यहाँ क्लियर हो चुका है। बोलने से जीत जाओगे क्या?
नहीं जीतोगे ना, वो तो जनता डिसाइड करेगी ना कि जनता को क्या चाहिए। रुक जाइए, थोड़ा रुक जाइए, रुक जाइए, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, 10 तारीख को सभी के सामने होगा, आपसे फिर डिबेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रदीप जी को बोलने दीजिए। प्रदीप जी, पहले तो मैं यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बता दूं। जैसे अभी रमन जी ने बताया कि आर्टिकल 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ऑफ कोर्स ये इसमें कवर होता है, लेकिन जो एक लाइन की जो डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट रमन जी ने बोली, वो एक्चुअली स्टेटमेंट इसमें से है कि स्टेट वर्ड है उसके अंदर। वहां पर स्टेट वर्ड है, स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर द यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये ड्यूटी होगी स्टेट की कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करे, उसको मेंटेन करे। अब सबसे पहले तो ये है क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो बेसिकली सेकुलर कंट्री है, डिफरेंट रिलीजन हमारे देश में है। और आपको याद होगा एक बहुत ही फेमस एक केस था, सुप्रीम कोर्ट तक गया और बहुत ह्यू एंड क्राई हुआ। शाहबानो का केस मेरे ख्याल में सबको मालूम होगा, उनमें से सबको। शाहबानो का केस में भी फाइट फॉर मुस्लिम विमेन राइट, मतलब मुस्लिम औरतों के अधिकारों के लिए वो गया था। उसमें उन्होंने मेंटेनेंस मांगा था आपने। तो यूनिवर्सल सिविल कोड जब है तो एक जगह, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड स्टेट लिखा हुआ है, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, कि हमारे क्योंकि अनेकता में एकता है, हर जगह का अलग समीकरण है। कहीं पर अगर मुस्लिम माइनॉरिटी में है तो कहीं पर हिंदू भी है, कहीं पर जैन भी है, कहीं पर सिख भी है। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हर कंट्री में एकदम से होना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलती है। गलती नहीं, वही जब पाने में थोड़ी दिक्कत बिल्कुल। बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं सर भारत में, तो इसके साथ ही यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू हो सकता है? क्या रणनीति सरकार की में आती है? रमन जी, सबसे पहले आप ही बता दीजिए, क्योंकि अभी प्रदीप जी को आपने सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर भारत की बात करें तो यहाँ अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, वहां पर आप समान नागरिक संहिता की बात करते हैं, तो क्या ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन का हनन नहीं होगा क्या? देखिए, सबसे पहले तो वी मस्ट अंडरस्टैंड, एक प्रदीप जी अगर लॉयर हैं तो वो समथिंग ये बहुत टेक्निकल पॉइंट, बहुत क्लियर पॉइंट बोल। अगर स्टेट सेकुलर है तो स्टेट कैन नॉट बी अ पार्टी इनटू एनी रिलीजन, और रिलीजन जो है वो एक प्राइवेट अफेयर है, वो पब्लिक अफेयर नहीं है। ये डेफिनेशन बहुत क्लियर है अंडर लॉ। दूसरी चीज, ये जो मैं अभी माननीय हाईकोर्ट की बात कर रहा हूं, इलाहाबाद हाईकोर्ट, ये उमर रशीद साहब ने द हिंदू के लिए लिखा है 19 नवंबर 2021 का ये न्यूज है, दैट यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नेसेसरी एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पे the Allahabad High Court had called upon the central government forthwith initiate a process for its implementation। और ये हैं जस्टिस कुमार हैं, जस्टिस सुनीत कुमार हैं, और ये उन्होंने आर्टिकल 21 की शरण लेके कुछ बच्चों ने जिन्होंने विवाह करा था अपनी लाइफ के लिए, और उसके लिए ये 15-16 कपल थे, उन्होंने एक गुहार लगाई थी, उसके रिस्पॉन्स में बोला। और आर्टिकल 21 नहीं सर, मुझे ये बताइए सर कि अगर आप समान नागरिक संहिता लागू करते हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जाएगा क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ खत्म हो जाएगा क्या? ये जो तमाम लॉ है खत्म हो जाएंगे क्या? कह रहा हूँ मैं चलिए आपका जवाब दे देता हूँ। किसी भी विषय को जब आप प्रोलॉन्ग कर देते हैं तो अंदर एडिशनल इश्यूज जुड़ जाते हैं। उन एडिशनल इश्यूज को आज जब ये जुड़ गए हैं तो उसके ऊपर विचार करना अनिवार्य है। लेकिन ये भी अनिवार्यता है कि देश का संविधान और कानून किसी भी व्यक्ति को उसके लिंग, उसके धर्म, उसके प्रवृत्ति और उसकी त्वचा के कम्प्लेक्शन के ऊपर, न रंग पे, न भेद पे, न जात पे, न धर्म पे, न लिंग पे, किसी पे भी भेदभाव ना करे। और इसका मतलब ये है कि चाहे वो पुरुष हो, महिला हो या दूसरा जेंडर हो, या वो किसी भी धर्म से आता हो, उसके लिए सिविल कोड शुड बी इक्वल। उस देश के अंदर जो कानून है वो सबके लिए समान हो।
सर कानून तो सबके लिए समान, ठीक एक है। विषय है। हाँ। और उसके साथ साथ उसके ऊपर एक कमेटी बैठ के आपस में डिस्कस करके ब्रॉड चर्चा करनी आज अनिवार्य हो गया है। हाँ। चर्चा के बाद ही इसे बनाया जा सकता है। जैसे नहीं, अभी तक तो चर्चा ही नहीं हुई, उससे पहले ये चुनाव में मुद्दा बन गया। शैलेंद्र दुबे जी, सवाल इस बात को लेकर है, क्या इस पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है? क्या क्रेडिट लेने के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है? क्या अभी तो रूपरेखा तैयार नहीं है, ड्राफ्ट तैयार नहीं है, पता नहीं है कैसा होगा, क्या होगा इसके अंदर, और पूरे देश में से लागू करना, जैसे कि प्रदीप जी ने बोला कि बहुत मुश्किल है, उसके बावजूद भी इस मुद्दे को उठाना, ये क्या बताता है? नेहा जी, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने 30 मिनट के बाद मुझे मौका दिया इतने महत्वपूर्ण विषय पर। मैं प्रदीप जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता। वो लॉयर है, मुझे तो बड़ी हैरानी है कि ये सही कि मतलब जो ये काफी टिपिकल है। मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर जो है कॉन्स्टिट्यूशन को थॉरोली पढ़े, स्टडी करे, तो मैं आपको कुछ फैक्चुअल रखना चाहता हूं। जी रखिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला आया था संपत्ति का, जिसमें जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस अनिरुद्ध की पीठ ने उस संपत्ति के मामले में सितंबर 2019 में इस बात का उल्लेख किया कि भारतीय गणराज्य के अंदर गोवा एक ऐसा प्रदेश है जिसमें समान नागरिक संहिता ऑलरेडी लागू है और जिसमें हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म के लोग रहते हैं। आपने कभी एक भी इवेंट मुझे बताएंगे, एक भी घटना बताएंगे गोवा में 1962 से जब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पे लागू है, एक भी मुद्दा या एक भी केस आया हो, एक भी रॉइट हुआ हो? तो ये तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। मैं तो बड़ा हैरान हूं। ये तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने वोट बैंक को साधने के लिए, अपीजमेंट की सारी हदों को पार करने के लिए इसको लिंगर ऑन किया हुआ है। अब मैं और आगे बढ़ता हूं। 1962 से जब गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, उसके बाद पहली बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बिल से छेड़छाड़ की जाती है 1976 में। 26 जनवरी 1950 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बिल था, उसमें सेक्युलर वर्ड कहीं नहीं था। मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ फैक्चुअल। और जिस संविधान सभा में तमाम जो लोग थे, बाबा साहब अम्बेडकर ने साफ स्पष्ट कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना ही चाहिए, क्योंकि इसकी आवश्यकता क्यों है इसको समझिए। सिविल अफेयर्स है, उसमें जो 3 मुख्य मुद्दे हैं, पहला है आपका उत्तराधिकार का, दूसरा है आपका विरासत का, तीसरा है आपका विवाह का। तो आप एक बात बताइए कि इस सृष्टि में किसी भी धर्म के आप हैं, आप जब जन्म लेते हैं तो वहां पर दो ही जो है मानव जाति में दो ही जो है जेंडर के बेसिस पे दिखता है, एक पुरुष और एक महिला। हाँ तो सर वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं, मेरा एक सीधा सा सवाल है सर, सुन लीजिए सवाल ये कि क्या इससे पहले एक ये स्टेप नहीं उठाना चाहिए कि जातियों को खत्म करिए? जब आप ये कह रहे हैं कि 2 जेंडर होते हैं, एक महिला एक पुरुष, तो इसी के आधार पर आप सब चीजें हो ना। नेहा जी, मैं लेट मी कंप्लीट, मैं सारी फैक्चुअल चीजें रख रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कोई महिला है, अब मैं 2 चीजें, ऐसा नहीं हो सकता कि सिविल अफेयर्स के लिए आप रिलीजन का सहारा लें और जब क्रिमिनल अफेयर्स हो तो वहां पे आईपीसी का सहारा लें। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कोई महिला विवाह जो है, मैं ये कहता हूं कि तमाम जो एक वर्ग या मुस्लिम लोगों में तो साफ स्पष्ट उल्लेख कर रहा हूं कि भाई आप महिलाओं को अगर बराबरी अधिकार की बात करते हैं तो आप पुरुषत्व के आधार पर आपको 4 विवाह का प्रावधान है आपके पास में। आप किसी महिला को 4 विवाह का, आप उसको 4 जो पुरुषों के साथ शादी करने का प्रावधान करेंगे क्या? है इक्वलिटी? ठीक है रफत जी, क्या आप लोग समान अधिकार नहीं दिला पाए? क्या आप लोगों को नहीं लगा कि इतने सालों से जरूरत थी देश में समान अधिकार की, लेकिन आप लोग नहीं दिला पाए? ये आप लोगों की एक सेकंड सर, ऐसे विफलता है क्या? देश में जरूरत पड़ गई है। जब भाजपा की राज आया तब ये सब देश में जरूरत पड़ी। लगा हमारा देश में जो है जो जिस तरीके का कॉम्पोजिट कल्चर है, डिफरेंट रिलीजियस है, डिफरेंट कल्चर है, तो हम उसी का जश्न मनाते हैं क्योंकि हम उसी संविधान को मानते हैं, हम संविधान के अनुसार जी रहे हैं। और आज भी हमें जो भी संवैधानिक व्यवस्था है उसके अनुसार सबको, हर धर्म को इजाजत है, उसी व्यवस्था के अनुसार चल रहा है। लेकिन ये हमने कहा ना, फिर आपने वही आपकी बात हमें फिर याद आ रही, राग अलापते, तो ये राग अलापने का काम है। शैलेंद्र जी अति उत्साही लग रहे हैं कि वो कुछ ज्यादा ही जो है इस पर चर्चा करें। बेरोजगारी की दर क्या है? शैलेंद्र जी से जरा पूछना चाहिए, बेरोजगारी की दर क्या है? महिला अपराध यूपी नंबर 1 है अपराध में। उस पर बात न होके देश की जनता को बर्बाद करने वाले बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है विनय जी, क्या ये जातिगत आधार पर कहीं ना कहीं ये बांटने की कोशिश है क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? जनता को इनको 10 मार्च को भगाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, तो इनको कम से कम अभी थोड़ा अति उत्साही नहीं होने की जरूरत है। विनय जी आवाज आ रही है आपको? ये फंडे कहाँ आएंगे अब?
ये नया सोचे। अरे गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, आपकी तब सरकार थी। गोवा में कोई क्या? 7वें चरण के बाद आपसे बात कर लेंगे, थोड़ा इलेक्शन होने दीजिए, यूपी पे बात करिए शैलेंद्र जी, यूपी के हालात पे बात करिए। गरीबी कहाँ है, किस स्तर पे महंगाई है, कहाँ पे बेरोजगारी है। नहीं तो गोवा में, एक सेकंड शैलेंद्र जी, गोवा में कौन से धर्म के लोग ज्यादा है मुझे बताइए ना। गोवा में क्रिश्चियन ज्यादा है। तो क्रिश्चियन ज्यादा है तो वहाँ पे अगर आपने समान यूपी में बताइए अब यूपी के आधार पे आप मुझे बताइए ना कि यूपी में क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो सकता है क्या? गोवा वाला यूनिफॉर्म सिविल कोड आप यूपी में जारी कर सकते हैं क्या, इसे लागू कर सकते हैं क्या? यूपी में क्या हो रहा है, क्या हालात है? आप गोवा की बात बाद में करिएगा, पहले यूपी के जो इलेक्शन उस पर बात करिए। गोवा इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कंट्री। ठीक है प्रदीप जी, जो गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है उसे क्या उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है क्या? जो उसके अंदर लॉज हैं वो उसे क्या उत्तर प्रदेश में लागू किया जा सकता है क्या? क्योंकि गोवा की अगर हम बात करें वहां पे क्रिश्चियंस ज्यादा है, तो क्रिश्चियन अगर ज्यादा है तो वहां पे इसे लागू किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जातिगत आधार या धर्म के आधार पर अगर हम देखें तो परिस्थितियां अलग है। नेहा जी, मैंने अभी आपको पहले थोड़ी देर पहले बताया, कोई ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने से या ज्यादा एक्साइट होने से कोई अगर पॉइंट है क्लियर है तो क्लियर है। और ठीक है, हर आदमी को अपना पक्ष रखने की वो होती है, लेकिन एक्साइटमेंट यहाँ पर हम कोई लड़ने तो आए नहीं। अपना बिल्कुल सही बात है सर, रखिए अपनी बात। आर्टिकल 44 बिल्कुल साफ साफ मैंने पहले ही बताया, दोबारा से बताता हूँ। वो स्टेट कहता है, उसका उसी में एक लाइन बता देता हूँ क्योंकि मैं तो 10 बार पढ़ चुका हूँ उसको। वो कहता है, और स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर द यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड को। ये स्टेट अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे लेंगे तो स्टेट का मतलब एक कंट्री है, लेकिन जब एक कंट्री का मामला आएगा तो स्टेट इज अ यूनिट, वो एक उसका अंग है। अब रही बात ये कि मुस्लिम शाहबानो केस मैंने अभी ने बोला, तो शाहबानो केस का वकील है तो ये बता दें जो होता है वो गवर्नमेंट नहीं होता, और उसमें भी हमारे कानून आता है, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जाति हैं, अलग क्या हुआ इसमें ये भी है गवर्नमेंट इन पावर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर हम इसकी, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो तो सवाल तो यही है ना कि किस तरह से होगा, ये किस तरह से होगा? आपको इतना पता होना चाहिए। अगर एक बात तो ठीक है कि हर आदमी के समान अधिकार हैं, सबको एक तरीके से एक नजर से लॉ में देखा जाता है, उस हिसाब से हम माने। क्योंकि अभी शाहबानो केस का जो मैंने जिक्र किया, इसमें भी मुस्लिम की जो विमेन हैं उनके राइट के बारे में फाइट की। वो बात हम जो हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों में हिंदू मैरिज एक्ट आ गया, आपका हिंदू सक्सेशन एक्ट आ गया, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। नहीं, वही तो एक सवाल है सर, ये सब खत्म हो जाएंगे क्या? क्यों आया सर? ये खत्म, यूनिफॉर्मिटी। ठीक है रमन जी, एकता, अखंडता, सर्वधर्म संभाव की आप लोग बात करते हैं, सर ये कैसे चरितार्थ होगी ये बताइए ना, कि जब इन तमाम चीजों की बात करते हैं और यहाँ पर आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की भी बात कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, जो हमारे माननीय वकील साहब हैं, उनको ये समझना पड़ेगा कि वो कह क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। हम बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। एक बेसिक फंडामेंटल समझने की जरूरत है कि रिलीजन इज अ प्राइवेट अफेयर, लॉ इज अ पब्लिक अफेयर। बिकॉज लॉ जो है वो सारे के सारे देश के लिए बराबर है। धर्म आपका निजी विषय है। आप गोवा में हो, आप भारत के किसी भी हिस्से में हो, या कल को ऐसी कोई टेरिटरी जो भारत एनेक्स करता है, तो भी उसके अंदर हर नागरिक का अधिकार समान होना चाहिए। उसके ऊपर धर्म का कोई मतलब ही नहीं है। धर्म, नेहा दुबे जी धर्म क्या अपनाती हैं, ये नेहा दुबे जी का विषय है। रमन मलिक क्या धर्म अपनाता है, ये रमन मलिक का विषय है। मुझे ये सर बताइए ना, क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक अलग से कानून बनेगा क्या? सवाल है मेरा कि तब क्यों सर्टिफिकेट मांगते रहते सब अगर इतना जो है आप धर्मों का जो है सम्मान देते तो सबसे सर्टिफिकेट क्यों मांगते हैं?
सब धर्म पे राजनीति क्यों होती है? किस चीज का सर्टिफिकेट क्यों होता है? सब लव जिहाद और घर वापसी क्यों अरे होती है? बहन मेरी, किस चीज का सर्टिफिकेट? सम्मान कर रहे हैं अपने नहीं, जब नेहा जी ने बोलो सवाल तो ठीक से पूछे, क्या पूछना चाह रही है? संविधान से चलता उसी के अनुसार चलेगा। ये कह रहे हैं कि सीएए में तुम आप सर्टिफिकेट मांगते हैं कि अपना सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। हम कैसे शादी करें, बिल्कुल मांगना चाहिए, संस्कार हो, ये हमारे राइट्स है और हर धर्म के अलग अलग होते हैं। सीएए जो है भारत के नागरिकों के लिए नहीं है, सीएए जो है भारत के उन अंगों के लिए में रहने वाले लोगों के लिए है तो 1947 में अलग हो गए थे, चाहे वो अफगानिस्तान का भाजपा प्रवक्ता चाहे वो अब जिसलिए आए तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं, भाजपा प्रवक्ता बनने की जरूरत नहीं है। यहाँ बैठे रमन मलिक जी, आप उन लोगों का विषय जो बाहर से आ रहे हैं। आप कोई फॉरेनर हो, आप कोई एलियन हो, आपको वो कहती नहीं है। ड्राफ्ट दिखाइए ना, क्या ड्राफ्ट है, क्या दस्तावेज है, क्या राइटिंग? सीधे सीधे सवाल इस बात को लेकर रमन जी सवाल इस बात को लेकर है, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की रूपरेखा क्या होगी? हम इसी का जिक्र कर रहे हैं। क्या वो जो बाकी जो लॉ है उसको खत्म कर दिया जाएगा, एक अलग से लॉ बनेगा जो ये बताएगा कि विवाह का क्या है, संपत्ति का क्या है, विरासत का क्या है? नेहा जी, मेरा आपसे मुझे थोड़ा मौका दीजिए ऐड करने का। एंड हमारी जो बैठी है वो भी, और वकील साहब भी थोड़ी मेरी बात जरा धैर्य पूर्वक सुने समझ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस समय ये आर्टिकल 44 आया उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा, उस वक्त से आज के वक्त बहुत सारा पानी ब्रिज के नीचे से बह गया, दरिया बह गया, समय हो गया। उसमें बहुत सारे इश्यूज, कुछ जो इशू अपीजमेंट पॉलिटिक्स के थे, कुछ वैसे थे, वो पक्के से हो रहे हैं। आज के समय में जरूरत यह है कि एम ये होना चाहिए कि हर नागरिक के अधिकार बराबर हो, लेकिन उसके ऊपर बैठ के एक अच्छे ग्रुप ऑफ लोग कमेटी बने, वो उसको देखे क्या क्या उसमें आना चाहिए, रिटायर्ड जस्टिस हों, शिक्षाविद हों, कानूनविद हों, बैठे डिस्कशन करें क्या क्या उसमें आना चाहिए, और उसके बाद एक बारी फ्रीज करना चाहिए। उसकी वजह जरूरी क्या है कि गलती को कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। ठीक है रफत जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, इससे पहले कृषि कानून बन गया, पास भी हो गया, उस पर तो इतनी चर्चाएं नहीं हुई, उस पर तो बैठ के बातचीत नहीं हुई। यहाँ तो चुनाव होने वाला, उससे पहले 7वें चरण के चुनाव से पहले जब तमाम मुद्दे ठंडे हो गए, इस मुद्दे पर ये कहा जाता है कि जी हम तो बैठक करेंगे, लोगों से राय लेंगे, बातचीत होंगी, मशवरा होगी, उसके बाद एक ऐसा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। ये क्या बताता है? और क्या इससे पहले जो तमाम कानून लागू हो गए, जो तमाम कानून बन गए, जो विधेयक लागू हो गए, उस पर चर्चा करने की जहमत क्या सरकार को नहीं उठानी चाहिए थी? नहीं नेहा जी, लगातार आप देख रहे होंगे जिस तरह से कोरोना में विपक्ष लगातार कह रहा था, राहुल जी लगातार कह रहे थे बैठ के चर्चा हो, आपस में विमर्श हो। ऐसे ही जो है कृषि कानून पे भी बात हो रही थी कि ऑपोजिशन के साथ मिलकर बैठ के चर्चा हो तब ये हो, लेकिन 12 महीने हमारा किसान बॉर्डर पे बैठा रहता है और उसको तब मवाली आतंकवादी बता दिया था। उसके बाद 12 महीने बाद ऐसा क्या हो जाता है जो वापस ले लिया था वो बिल, और ना विमर्श कर सकते हैं। ये लोग आपस में बैठ के डरने वाले लोग हैं, डरपोक लोग कभी विमर्श नहीं करते, ना चर्चा करते, ना बैठ के बात करते। तो ये लोग डरने वाले लोग हैं, ये सिर्फ सोचे छोड़ते हैं। इनके पास हवा में तीर मार दो, जबकि उसका कोई फाइनलाइज अभी फाइनल कोई भी वो डिस्कशन नहीं हो पाया, ना कोई उसका जो है ड्राफ्ट है। तो सिर्फ हवा में तीर छोड़ने वाले, विकास को बातें बनाने वाले जुमलेबाज लोग सिर्फ बात करते हैं। इनके पास कथनी और करनी में इनके अंतर है, ये कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ जनता को भड़काना और कथनी और करनी में क्या अंतर है, इसमें हम चर्चा आगे जारी रखेंगे। ठीक है शैलेंद्र जी, क्या ये 2024 के लिए कहीं ना कहीं रास्ता तैयार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है? क्या इसको इस तरह से देखें? क्या मैं पहले एक फैक्ट अभी आपके सामने रख दूं, और फैक्ट रखने से पहले 2 लाइन बोलता हूं। नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से, नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से, अगर मैं तेरे ही अंदाज में तुझसे बात करूं। तो तमाम वो लोग जो राजशाही मानसिकता के पोषक हैं और व्यक्तिवाद को बढ़ावा देते हैं, तो वो जाहिर सी बात है उनके लिए एक व्यक्ति विशेष मुद्दा हो सकता है। बट मैं विषय पे आता हूँ। संविधान के अंतर्गत आर्टिकल 44 में जो जिक्र किया है कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि सिविल लॉज को यूनिफॉर्म फॉर्म में लागू करना, तो मैं प्रदीप जी की इस बात से आंशिक तौर पर सहमत हूं। उसके आगे बढ़ता हूं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21
इन 3 आर्टिकल में इटसेल्फ इस बात का जिक्र है कि समान नागरिक संहिता कानून का न लागू होना ही इटसेल्फ नागरिक के मूल अधिकारों का हनन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। अब क्या है कि हमारे कुछ साथी उसमें भी खासकर मुसलमान, वो न तो जो पारसियों को दिक्कत है, न आपके जैनियों को दिक्कत है, न बौद्ध को दिक्कत है, न आपके और किसी को अल्पसंख्यक किसी को दिक्कत नहीं है। इनको क्या है, ये आर्टिकल 25 का सहारा लेते हैं धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर। उसमें क्या है, वो सीमित अधिकार है। आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज लिमिटेड, दैट इज नॉट अनलिमिटेड। तो ये तो है फैक्ट जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का आपके सामने हवाला दिया। आपने प्रश्न किया था क्या बीजेपी जो 2024 के लिए वो कर रही है, तो ये तमाम राजनीतिक दल, मैं इस बात का जिक्र कई टेलीविजन में करता हूं कि देश के अंदर 2 ही दल हैं जो कार्डर बेस्ड है, एक भाजपा है और दूसरा आपका जो है कम्युनिस्ट है। तमाम वो दल जो कि इनहेरिटेंस जो है जिनपे ज्यादा प्रभावी है, वो गलती ये कर रहे हैं अपनी मैकेनिज्म में कि आप इशू को एड्रेस करिए ना। अगर आप अब कन्वेंशनल पैटर्न पे जो है भारत के लोग प्रभावी तौर पर वोट नहीं कर रहे हैं। पहले ये होता था कि परिवार का मुखिया जहाँ कहता था वो वोट करता था। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 एडॉप्शन की बात की, उन्होंने किया। बीजेपी ने अपने जो उसमें मैनिफेस्टो में आपके राम मंदिर निर्माण के लिए पैरवी की बात की, उन्होंने किया। तो इसी तरह से कॉमन सिविल कोड भी जो है उनके उसमें है। तो किसी भी राजनीतिक दल के अगर उसमें है, अगर उसको उसमें बढ़ाते उसमें बुराई क्या है। और मैंने कहा ना कि अगर जेंडर इक्वलिटी की बात होती है, यहाँ पर रिलीजन कोई विषय ही नहीं है नेहा जी। कोर्ट में अगर ये मामला जाएगा, मैं भले ही एडवोकेट नहीं हूँ, इस बात को मेरी डिबेट को नोट कर लीजिए। कोर्ट के अंदर जब ये मामला जाएगा, जेंडर इक्वलिटी के नाम पे, आपके जो है सक्सेशन के नाम पे क्लियर कट है, इसमें कोई किसी तरह का किंतु परंतु नहीं है। फ्रॉम द डे वन इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, फ्रॉम द डे वन। रमन जी, अब सवाल इस बात को लेकर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन गंगा को मां गंगा से जोड़ते हैं। 80 बनाम 20 की बात अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं, और जिस तरह से ये अभी साक्षी महाराज ने कहा कि हिजाब पर बैन कर देना चाहिए, या यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया, क्या वाकई आप लोगों को ये लग रहा है कि इस बार, और उसी विषय पर कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में अपनी ताल ठोक देते हैं, पलटवार कर देते हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये कुल मिलाकर मुस्लिम वोट बैंक को बांटने की एक कोशिश है, जिसका विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। देखिए, बार बार महंत योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े स्पष्ट रूप से बोला 80 और 20 का क्या मतलब है। 80 और 20 का मतलब ये है, 80 वो लोग जो विकास चाहते हैं, जो प्रगति चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, पारदर्शिता चाहते हैं, और 20 वो लोग जो परिवारवाद चाहते हैं। अब गंगा से जोड़ने की जहां तक आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि माँ गंगा तो हर एक को निर्मल करती है। विकट से विकट परिस्थिति में महादेव के शीश पे विराजी माँ तो गंगा, उम्मीद तो ये भी करते हैं कि जब वहाँ पे लाशों का अंबार लगा था, तब भी प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं। उनका भी तो दुख कर रही है माँ गंगा। ऐसा तो नहीं है कि माँ गंगा के नाम से उनका दुख नहीं कम हो रहा। अब तीसरी बात आप आ जाइए, आप बात कर रहे हैं बार बार कि मुद्दे आ जाएंगे, मुद्दे आ जाएंगे। अब मुद्दे, साक्षी महाराज ने कहा कि हिजाब को बैन कर देना चाहिए, उस पर भी आइए ना सर। होना चाहिए, हिजाब भी बैन होना चाहिए। नहीं, अब किसी के तो नहीं बैन होना, किसी विशेष धर्म के अंदर भी इंटरफेरेंस चलेगी कैसे? मेरी बात सुनिए नेहा जी, मैं बता रहा हूँ, कहाँ यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म है किसी संस्थान में, चाहे वो पुलिस हो, आर्मी हो, हॉस्पिटल हो, या आपका हो, या आपका ये कहना है हिजाब बैन होना चाहिए, जहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्क्राइब्ड है कानून लागू करिए, वहाँ पे यूनिफॉर्म होना चाहिए, में होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे नहीं है, सार्वजनिक जीवन में, अब हमारी बहन बैठी, अगर उनका मन करे इस शो के ऊपर हिजाब पहन के बैठने का, तो मेरी कोई हैसियत नहीं है कानून के अंतर्गत कि मैं उनको मना करूं, या कानून भी उन्हें मना करे, क्योंकि वो नहीं। तो कानून की बात करिए ना साहब, वही कि मतलब आप एजुकेशन में ये जो है, ये जो हिजाब का विषय है, जहाँ पे भी यूनिफॉर्म है वहाँ पे उसकी अनुपालना करनी पड़ेगी। दिक्कत ये है, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, चाहे ये यूनिफॉर्म का विषय हो, तरीके से चलने में कुछ लोगों को परेशानी है। यूनिफॉर्म में बादस्तूर कानून के अंदर का चलने में, ठीक है। मैं क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, एक आखिरी सवाल रफत जी आपसे है मेरा, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है
वॉलेंट्री होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। कितना इत्तेफाक आप लोग रखते हैं इनकी बातों से? देखिए ओवैसी जी क्या कह रहे हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। वो भाजपा की बी टीम है, वो इनको ही जो है तेल पानी देने का काम करते हैं, तो मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ। जहाँ तक कि जो है पहनने ओढ़ने का सवाल है, खाने पीने का सवाल है, हम कैसे रहे कैसे ना रहे, ये हमारा संविधान हमें राइट देता है कि हाँ सबको अधिकार दिए बराबर। लेकिन साक्षी महाराज कह रहे हैं कि हिजाब को बैन कर दीजिए। तो इसलिए हमें जो है इन सब चीजों से नहीं पढ़ना है और हमारे मुद्दों पे टिके रहना है। जो जनता के विकास के मुद्दे हैं, जो जनता जिस तरीके से त्रस्त है, उत्तर प्रदेश का युवा जो है रोजगार मांग रहा है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षा मांग रही हैं, किसान जो है अपने अधिकार मांग रहा है। आज फसलें तबाह हो रही हैं, जिस तरीके से छुट्टा जानवर सड़कों पे खेतों को बर्बाद कर दिया है, उनको तार खरीदने के लिए किसानों के पास पैसा नहीं है। तो ये उस पर बात नहीं करेंगे, ये बकवास करेंगे, लगातार लफाजी कर रहे हैं। और माँ गंगा के नाम पर जो प्रचार प्रसार का भेंट चढ़ा दी गई है, आज 3687 करोड़ माँ गंगा से जो है लगा दिया गया, लेकिन आज भी वो दूषित है। उसमें इतना जो है केमिकल है कि पीने लायक नहीं हो गया। आस्था से खिलवाड़ करने वाले भगवान नाम का नाम लेके लोगों को भड़का रहे हैं। तो ये इनका चाल चरित्र चेहरा है। तो जनता समझ चुकी है, बनारस की जनता से खिलवाड़ करने वाले दरअसल तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन आजकल प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में बड़ा सवाल उठाता है कि क्या कांग्रेस सब सेक्युलर छवि के साथ ये आस्था का छोड़कर कहाँ जा रहे कहाँ नहीं जा रहे, लेकिन मंदिर नहीं तोड़ रहे, वहाँ जाए चौड़ी करने के नाम पर। जिस तरीके से बनारस की जनता परेशान है, कोयटो कहने वाले, बनारस को कोयटो बनाने वाले, बनारस को बर्बाद करके रख दिया है। ठीक है, माँ गंगा की औलाद बन के जब वहाँ गए थे, जब नामांकन करा तो माँ गंगा का पुत्र कह रहे थे, माँ गंगा को बर्बाद कर दिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बार फिर से राजनीतिक जंग यहां पर शुरू हो गई है। हालांकि तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर सवाल उठा रही है, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को छेड़कर कहीं ना कहीं एक ये कहा जा सकता है कि हिंदुत्व और हिंदू के वोट खींचने की कोशिश एक बार फिर से तेज करती है। लोकतंत्र में इतना ही। नमस्कार।